हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं एविडेंस एक्ट की एक प्रॉब्लम जो यूपी एपीए 1988 में पूछा गया था आपसे पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क पर ख के विरुद्ध एक कथन प्रकाशित करके उसकी मानहानि करने का आरोप है। क्या कह रहा है? क पर ख के विरुद्ध का परखा के विरुद्ध एक कथन प्रकाशित करके उसकी मानहानि करने का आरोप है। क्या क के द्वारा एक पूर्व अवसर पर ग के विरुद्ध भी इसी प्रकार का एक कथन प्रकाशित करके उसकी मानहानि करने का तथ्य सुसंगत है? क्या कह रहा है? प्रॉब्लम क्या है कि कह रहा है कि क ख के विरुद्ध एक कथन प्रकाशित करके उसकी मानहानि करने का आरोप है। और क्या जो क है उसके द्वारा पूर्व में ग के विरुद्ध भी इसी प्रकार का एक कथन प्रकाशित करके उसकी मानहानि करने का तथ्य सुसंगत है। क्या आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या जो धारा 14 है एविडेंस एक्ट के, उसका एक्सप्लेनेशन 1 है, उससे संबंधित है। धारा 14 मन और शरीर की दशा को सुसंगत बनाया गया है। धारा 14 में क्या कह रहा है? मन और शरीर की दशा कब सुसंगत होती? धारा 14 के अनुसार मन की कोई भी दशा जैसे कि आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलापन या किसी व्यक्ति के प्रति वैमनस्य और सदिच्छा रखने वाले तत्व या फिर शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत है जबकि मन और शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा के अस्तित्व विवादक हो। या क्या कह रहा है कि अगर मन की कोई भी दशा जो चाहे आशय हो, ज्ञान हो, सद्भावना हो, उपेक्षा हो, उतावलापन हो या किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा रखने वाले तत्व हो या फिर शरीर की दशा को निर्धारित करने वाले तत्व या शारीरिक संवेदना की दशा के अस्तित्व के बारे में है तो सुसंगत होगी जबकि ऐसे मन की, शरीर की या शारीरिक संवेदना की दशा विद्यमान हो। प्रस्तुत समस्या में क्या कह रहा है कि क पर ख के विरुद्ध एक कथन प्रकाशित करके उसकी मानहानि करने का आरोप है। यह साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि क के द्वारा पूर्व अवसर पर ग के विरुद्ध भी इसी प्रकार का कथन प्रकाशित करके मानहानि की गई थी। क्या प्रॉब्लम है कि जो का है उस पर ख के विरुद्ध एक कथन प्रकाशित करके मानहानि करने का आरोप है और यह साक्ष्य दिया जाता है कि जो का है वह पहले भी उसने पूर्व में क्या किया था, ग के विरुद्ध भी ऐसा कथन प्रकाशित करके मानहानि की थी। क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क का ख के विरुद्ध मानहानि करने का पूर्व जो है ग की मानहानि की गई थी। यह तथ्य साक्ष्य में पेश किया जाता है। यह तथ्य क का आशय दर्शित करने के लिए पेश किया जाता है कि वह लोगों की मानहानि करने का अभ्यासी है। फिर कह रहा है कि जो धारा 14 है उसका जो एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण 1 है कि मन की दशा के तथ्य को और ही स्पष्ट करता है। धारा जो स्पष्टीकरण 1 है उसके अनुसार जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वह मन की दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है। क्या कह रहा है कि कोई भी तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वह मन की दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है जिससे वह दर्शित होना चाहिए कि मन की वह दशा साधारण नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के अस्तित्व के बारे में होनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि अगर कोई तथ्य इस नाते सुसंगत है कि मन की दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है तो कहता है कि मन की जो दशा का अस्तित्व है वह साधारण नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में होना चाहिए। अतः जब भी मन की दशा के बारे में प्रश्न आए तो वहां यह तथ्य सुसंगत होगा कि जिन तथ्यों के बारे में विवाद है और उन्हीं प्रश्नगत तथ्यों के बारे में ही व्यक्ति के मन की दशा सुसंगत होगी। मतलब क्या कह रहा है कि अगर ऐसी मन की दशा के संबंध में कोई प्रश्न आए तो कह रहा है कि प्रश्न उन्हीं
कह रहा उन्हीं तत्वों को जो कि विवाद का कारण है या फिर प्रश्नगत मामले में जो डिबेट का विषय है उन्हीं तक ही सुसंगत होगी, अन्य संबंध में नहीं। क्या कह रहा है कि यदि साधारणतः किसी व्यक्ति की मन की दशा का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति गोली चलाने, मानहानि करने आदि का अभ्यासी है, तो यह तथ्य सुसंगत नहीं होगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर मन की दशा के अस्तित्व के बारे में कोई साक्ष्य पेश किया जाता है तो ऐसी मन की दशा साधारण नहीं बल्कि अपितु क्या है, वो विशिष्ट प्रश्न के संबंध में होनी चाहिए। अर्थात अगर मतलब कहा जाता है कि यह व्यक्ति गोली चलाने का आदी है या फिर मानहानि करने का आदी है तो यह सुसंगत नहीं होता। प्रस्तुत समस्या में विवाद यह है कि क्या क ने ख की मानहानि की। यदि यह साक्ष्य आता है कि क ने ख की मानहानि की का आशय दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि क ने पहले भी ख की मानहानि की थी, क्योंकि क के पहले भी ख की मानहानि करने के लिए कुछ प्रकाशित करना दर्शित होता है और क ख की मानहानि करने का आशय रखता है, इसलिए उसने पहले भी ख की मानहानि के लिए लेख प्रकाशित किया था, किंतु यह साक्ष्य की क ने ग की मानहानि भी की थी सुसंगत नहीं है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई साक्ष्य ऐसा पेश किया जाता है कि इस मामले में विवाद क्या है कि क्या क ने ख की मानहानि की, और अगर कोई ऐसा साक्ष्य पेश किया जाता है कि क ने पहले भी ख की मानहानि की थी या उसका आशय दर्शित करने के लिए उसका मानहानि आशय दर्शित करना, क का आशय ही था कि ख की मानहानि करना, या उसने पहले भी ख की मानहानि करने का जो है कोई साक्ष्य पेश किया था या कुछ प्रकाशित किया था जिससे कि ख की मानहानि हो, या कोई लेख प्रकाशित किया था, तो ये सारे जो साक्ष्य पेश किए जाते हैं वे सुसंगत होंगे। लेकिन यह साक्ष्य पेश किया जाता है कि जो क है वह पहले ग की भी मानहानि किया था, इस मामले में सुसंगत नहीं होगा, क्योंकि क के मन की साधारणतः दशा का पता चलता है, जबकि जहां प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की मानहानि की, अतः वही साक्ष्य पेश किया जाएगा जिससे यह प्रतीक हो कि क ने ख की मानहानि का आशय था। मतलब कह रहा है कि अगर यह प्रश्न है कि क्या क ने ख की मानहानि की, तो वही साक्ष्य पेश करना चाहिए जिससे कि क का आशय दर्शित करे कि उसने ख की मानहानि की है। लेकिन अगर अन्य कोई साक्ष्य पेश किया जाता है कि क ने पहले किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि की थी, तो इस मामले में यह सुसंगत नहीं होगा। अतः प्रस्तुत समस्या में स्पष्टीकरण 1 के 14 जो धारा एविडेंस एक्ट की जो धारा 14 है उसका एक्सप्लेनेशन 1 है, उसके उपबंधों के अनुसार क ग की मानहानि के लिए सुसंगत नहीं है। यह साक्ष्य पेश किया जाता है कि क ने ग की मानहानि की थी, तो यह जो तथ्य है वह सुसंगत नहीं है। अगर यह साक्ष्य पेश किया जाता है कि क ने ख की मानहानि करने का पूर्व में कोई प्रयास किया था, तो यह साक्ष्य सुसंगत होगा, जबकि क ने ग की मानहानि की, यह साक्ष्य यहाँ पे सुसंगत नहीं होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।